थैंक यू ईरा। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और आप सभी को राम राम। जैसा कि आज का विषय है टैकलिंग टीन्स, और इस बहुत रुचिकर विषय को लेने से पहले मुझे अच्छा खासा नर्वसनेस हो रही है, क्योंकि इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डॉक्टर श्री गुरु पवन जी, जो ऑलरेडी जिनका एक्सपर्टीज है, जिन्हें हम सालों से एस्ट्रो अंकल शोज में देखते आ रहे हैं, युवा अभ्युदय मिशन में देखते आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते आ रहे हैं। उनके सामने ये विषय मुझे लेने को दिया गया है, तो मेरी नर्वसनेस आप सब समझ सकते हैं। ये सूरज के सामने दिया जलाने जैसा है, और वो दिया जिसमें ना तेल है ना बाती। तो मैं प्रयास करती हूँ। और जैसा कि मेरे बारे में अभी गुरुजी ने या इरा ने कहा, ये बिल्कुल ठीक है कि विषय की समझ साइकोलॉजी से मुझे जितनी नहीं आई है, उतना इस विषय की समझ टीन्स और बच्चों के बीच में मेरे अनुभव से मुझे आई है। और आज जो आश्रम का या युवा अभ्युदय मिशन के या इवन इरा और भी ऐसे जो रिसर्च टीम के लोग हैं जो इसमें युवा काम कर रहे हैं, वो अब से कुछ समय पहले टीन्स में ही थे। तो ये सारे अनुभव होने की वजह से आज शायद मैं इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ डील कर पाऊंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं जो यहाँ पे हमारी टीम बैठी है उनसे निवेदन करूंगी कि वो हमारे व्यूअर्स को समय समय पर पीपीटी दिखाते रहें जो मैंने तैयार की है आप सबके लिए। तो जब हम इस विषय की बात करते हैं टैकलिंग टीन्स, सबसे बड़ी बात यह है कि टीन एज है क्या। जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया कि 13 से 19 साल तक के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो टीन एज में फॉल करते हैं। लेकिन अब ऐसे परिस्थितियां, ऐसा माहौल, ऐसा क्लाइमेट, ऐसा खान पान आ चुका है जिसकी वजह से ये एज ग्रुप 13 से खिसक के और नीचे आ गई है। प्यूबर्टी के सारे साइंस जो हैं वो हमें बहुत जल्द ही बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमें अपनी सोच को थोड़ा विस्तृत करना पड़ेगा, और यह भी साथ में सोचना होगा कि कोई भी पेरेंट्स या टीचर्स इस बात को लेकर के आश्वस्त होकर ना बैठ जाएं कि अभी तो हमारा बच्चा सिर्फ 10 साल का है या 11 साल का है और अभी हमारे पास टाइम है। नहीं, ये एज नीचे खिसक के आ गई है। दूसरी बात, हमेशा इस बारे में बात होती रहती है, टीन एज है तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा टीन एज में है, अब हमें अलर्ट होना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत मैं एक बात, एक कॉन्सेप्ट कहना चाहूंगी कि टीन एज इज अ ब्यूटिफुल लाइफ स्पैन। इट इज नॉट अ टेबू। इससे डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर के एक्सपीरियंसेस, सारी खूबसूरती, चाहे वो शरीर की खूबसूरती हो, चाहे वो दिमाग की खूबसूरती हो, चाहे वो जबान की खूबसूरती हो, ये सब आपको इसी लाइफ स्पैन, इसी टीन एज में मिलता है। तो इससे डरने की, इसे हवा बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ईच स्पैन हैज अ प्रॉब्लम, नॉट ओनली टीनेज। हम टीनेज पर ही फोकस क्यों करते हैं? जो बच्चा छोटा होता है, जिससे अभी बोलना नहीं आता, जो अपने माँ को ये नहीं बता सकता कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास नहीं लगी है, मेरे पेट में दर्द है, ना मुझे भूख है ना प्यास है, वो रो के बताता है, उसके सामने भी उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम एडल्ट एज की बात करें तो अच्छे करियर में सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद प्रमोशन, प्रमोशन के बाद मन चाहा वर या वधू के साथ विवाह, उसके साथ एडजस्टमेंट, उसके बाद बच्चों का सेटलमेंट, उस एज की भी अपनी एक प्रॉब्लम है। तो सारे ही एज के, जो सारे ही लाइफ स्पैन्स में जो एज के लैंडमार्क्स हैं, उन सब में प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन फिर हम टीन एज पे इतना एम्फसाइज क्यों करते हैं? जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया, ये हम इसलिए एम्फसाइज करते हैं क्योंकि किसी भी देश की जनता, उसका जो नींव है, उसके जो आचार हैं, जो विचार हैं, उन सब की तैयारी बहुत अर्ली चाइल्डहुड में या टीन एज में जो भी होना है वो हो चुका होता है। इसलिए इस पे एम्फसिस ज्यादा है। अब टीन एज आते ही बच्चे को क्या लगता है, घर में दो पार्टीज हो गई हैं। ठीक, एक है एल्डर्स की पार्टी और एक है टीनेजर्स की पार्टी। लेकिन इस समस्या का जो हल है वो सिर्फ तब निकाला जा सकता है जब घर का माहौल, स्कूल का माहौल दो पार्टियों में ना बट जाए, वो एक मिलजुल कर एक हेल्दी अप्रोच के साथ आगे बढ़े। तो हम सबसे पहले, आप सब लोगों ने इसका प्रोमो देखा होगा, इस टैकलिंग टीन्स प्रोग्राम का, तो उसमें देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी। और एक बात आपको बताती हूँ
कि बहुत सारे बच्चों ने एक सर्वे किया था इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि आखिर टीनेजर्स किन समस्याओं का सामना करते हैं। तो आज का जो मेरा विषय है उसे आप यूं मान के चलिए कि उन टीनेजर्स की अपनी प्रॉब्लम्स सिर्फ मुंह मेरा है, जबान मेरी है, बाकी सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो लैंग्वेज है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे उन टीनेजर्स ने ही उन इंस्टाग्राम पे अपने चैट्स में मुझसे शेयर करी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, टीनेजर्स का ये कहना है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जनरेशंस। अब पहले जमाने में क्या होता था, मम्मी पापा और बच्चे के बीच में जनरेशन गैप होता था। अब ये जनरेशन गैप 5-5, 6-6 साल के अंतराल पे होने लगा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है। अब समस्या क्या आती है कि दोनों जनरेशन्स के बीच में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अब इससे दोनों तरफ, मैं यहाँ पे एड्रेस कर रही हूँ टीन्स को भी और साथ में पेरेंट्स और टीचर्स को भी। तो इस प्रॉब्लम का हल भी दोनों को मिलके ही निकालना होगा। देखो बच्चों, आप सबको भी ये समझना होगा कि जो आपके पेरेंट्स या आपके दादा दादी नाना नानी समझते थे या देखते थे, तब में और अब के वातावरण में बहुत अंतर है। जैसा कि अभी एक बच्ची ने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर एक लड़का और लड़की साथ देखे जाते हैं तो वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही क्यों माने जाते हैं, दे कैन बी सिंपल फ्रेंड्स ऑल्सो। तो ऐसी जो अंडरस्टैंडिंग के बीच में डिफरेंसेस हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ एक्सपोजर विच दे हैड व्हेन बिफोर दे बिकम आवर पेरेंट्स। लेकिन उसके साथ ही मैं पेरेंट्स से भी ये बात कहना चाहती हूँ कि वो भी बच्चों के लेवल पे आ करके उनकी चीजों को समझें, वो साथ में ये भी समझें, ये कभी ना भूलें। अक्सर हम बच्चों के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि हमने बहुत अच्छी बेहतरीन जिंदगी जी है, हमसे कभी कोई गलती ही नहीं हुई है, पर ऐसा नहीं है। हर पेरेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी ना कभी हम भी टीनेज से ही गुजरे थे। तो वो सारी समस्याएं जो आज हमारे सामने आ रही हैं, थोड़े से इधर उधर के स्वरूप में मूलतः वही हैं जो हमारे बच्चे भी भुगत रहे हैं। और दिक्कत क्या है कि आज उनके पास सपोर्ट के लिए जॉइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं है। तो हमें थोड़ा सा और ज्यादा एम्पैथेटिक अपने छोटे बच्चों के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो बच्चों ने कहा है, एजुकेशन सिस्टम। अब ये पीपीटी में आपको दिख रहा होगा, एजुकेशन सिस्टम के ब्रैकेट में एक ऐसा वर्ड लिखा है जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता पढ़े लिखे लोगों के द्वारा बोलने पे, लेकिन बच्चों ने ये वर्ड यूज किया है, स्टूपिड एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए, बच्चे खुद कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूपिड है, ठीक है। यानी कि जो एजुकेशन का एक्चुअल मतलब होता है, वो बच्चे इस बात को समझ रहे हैं, टीनेजर्स इस बात को समझ रहे हैं कि वो एजुकेशन मूल रूप में हम तक नहीं पहुंच रही। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि पेरेंट्स इस बात को समझें कि जब तक हमारे पॉलिसी मेकर्स जागें, जब तक सोशल रिफॉर्मर्स गवर्नमेंट को कंपेल करें कि वो एजुकेशन सिस्टम में अमूल चूल परिवर्तन करें, तब तक अपने एंड से वो क्या कर सकते हैं, वो इस पर विचार करें। अपने एंड से क्या कर सकते हैं? जो भी मॉरल वैल्यूज, जो भी बिल्डिंग अप ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग हैं, इसे अपने घर के माहौल में देने की कोशिश करें। तभी वो सारी चीज संपूर्णता से, जिसका नाम संपूर्ण शिक्षा है, पूर्ण शिक्षा है, वो हम बच्चे को दे सकेंगे। इसी से रिलेटेड एक बच्चे ने थर्ड पॉइंट कहा था, एग्जाम प्रेशर, जो एजुकेशन सिस्टम का ही एक ऑफशूट है। ये लाइन चुननी है, ये सब्जेक्ट्स चुनने हैं, ये प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ये डेडलाइंस हैं, ये असाइनमेंट्स हैं, ये क्वार्टरली टेस्ट हैं, ये एग्जाम्स हैं। इनका जो प्रेशर माउंट अप बच्चे के ऊपर होता है, चाहे वो रेलेवेंट हो, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट हो या ना हो, उसके ऊपर प्रेशर होता है कि उसे अपने एग्जाम्स में, अपने असाइनमेंट्स में अच्छा परफॉर्म करना होता है। यहाँ दोनों ही बातें हैं। पहली बात यह है जो मैं बच्चों से कहना चाहूंगी, देखो बच्चों, आप लोग इसे एग्जाम प्रेशर के रूप में महसूस करते हो। देखो, सबसे पहले जो बात मुझे बहुत पहले कहनी चाहिए थी, बहुत लेट नहीं हुआ, अभी हम स्टार्ट किया है हमने, मैं ये बात कह देती हूँ कि आपको मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट लगेगी। हो सकता है आप अब तक न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, सोशल मीडिया पे अपने अड़ोस पड़ोस से लोगों से ये सुनते आए हो, बच्चे के ऊपर प्रेशर मत डालो, लेकिन मैं कुछ अलग कहने वाली हूँ।
जो मैं कहने वाली हूँ वो एक्चुअली एप्लीकेबल है, क्योंकि आई हैव यूज्ड इट इन माय ओन लाइफ। वो किताबी बातें नहीं हैं। तो ये जो बच्चों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इसको आप एक प्रेशर के रूप में लेते हैं, उसे प्रेशर के रूप में लेना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे एग्जाम्स ही ना हो, अगर हम ये सोचेंगे हमारे ऊपर स्ट्रेस है, हमें परफॉर्म करना पड़ता है, तो हम मनुष्य हैं, हमें विवेक मिला है, हमें सामर्थ्य मिला है, हमें शक्ति मिली है, किस लिए? इतनी इजी लाइफ चाहिए थी तो भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म ही क्यों दिया? तो प्रेशर तो होगा, लेकिन आपको उसे हैंडल कैसे करना है ये आना चाहिए। यहाँ रोल आता है पेरेंट्स का। तो बजाय इसके कि पेरेंट्स ये कहें, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट भी है हमारी पीपीटी में, आपको दिख रहा होगा, हाई एक्सपेक्टेशंस बाय सोसाइटी एंड पेरेंट्स। अब आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, डर के मारे कि कहीं बच्चा सुसाइड ना कर ले, 10th का रिजल्ट कहीं खराब ना आ जाए, इसलिए बच्चे के ऊपर बिल्कुल प्रेशर मत डालो, उसे कुछ भी मत कहो, कहीं वो अपने दिल पे ना ले ले। गोया दिल ना हो गया अमरूद हो गया कि कोई भी खा जाएगा। इसमें क्या हो गया? अगर प्रेशर नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशंस नहीं हुई, तो हम परफॉर्म कैसे करेंगे? क्या हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि जब मैं कोई बात कहूं तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे बड़े भाई बहन, मेरे दादी दादा मेरी बातों को सुने, चाहे वो अपनी परेशानियों में कितने भी घिरे हुए हों? तो जब हम उम्मीद करते हैं, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो अगर वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? तो हम थोड़ा सा बैलेंस बना के चलें। अपने आप को इतना छुई मुई बना के रखने की जरूरत नहीं है, और अपने आप को एक बंडल ऑफ इमोशंस बनाने की भी जरूरत नहीं है। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, केपेबल इनफ। दूसरे के बुढ़ापे का सहारा क्या कोई टूटी हुई डंडी, कोई कमजोर डंडी बन सकती है? नहीं। तो आप इस टीन एज में, अर्ली एडल्टहुड में अपने आप को तैयार करिए प्रेशर्स के लिए। एक्सपेक्टेशंस तो आएंगे ही आएंगे, ये मानव जीवन के अंदर अंतर्निहित है, इसे आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो बच्चों ने कहा, जो टीनेजर्स ने सर्वे में कहा कि एडल्ट्स बिलीव र्यूमर्स और सुपरस्टिशंस। इस र्यूमर पे मुझे एक बात याद आती है जो मेरे टीनेज से रिलेटेड है। क्या हुआ कि मैं कॉलेज में पढ़ती थी, और हमारे कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास के बाद अचानक से एक सेमिनार रख दी गई जो हमारे सीनियर्स की थी, लेकिन उसको मुझे कन्वीन करने को बोल दिया गया, एंकर करने को। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं लेट पहुंचूंगी। अब आज वाला जमाना तो था नहीं कि घर पे मोबाइल से फोन कर दिया कि मम्मी मैं लेट हो रही हूँ। मैं घर पे टाइम से नहीं पहुंची। अब ऑब्वियसली कोई भी माता पिता होगा, उसने अगल बगल पता किया, फ्रेंड्स के यहाँ पता किया, कोई खुद कहीं गई मेरी मम्मी, पता किया कि जी नहीं वो तो कॉलेज तो बंद हो गया है, वहां तो डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं है, कैसे नहीं आए? अब क्या हुआ? एडल्ट्स बिलीव र्यूमर्स। आजकल का माहौल बहुत खराब है, वहां तो बम चलने की भी आवाजें आई थी। तो एडल्ट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस हो सकता है, तो प्लीज र्यूमर्स को बिलीव मत करिए। साथ ही बच्चों का ये भी कहना है कि बड़े लोग सुपरस्टिशंस को बिलीव करते हैं। अब यहाँ पे सुपरस्टिशंस का एक्चुअली क्या मतलब है, बच्चे क्या ले रहे हैं, बड़े किस रूप में ले रहे हैं, ये डिफाइन करना है। अगर आप बड़ों से बात कर रही हूँ, अगर आप बच्चों से ये कहेंगे कि आज बृहस्पति है, बाल मत धोना, शैम्पू मत करना, नाखून मत काटना, आज मंगलवार है दोष लगेगा, घर में पोछा मत लगाना, आज थर्सडे सारी लक्ष्मी चली जाएगी, तो कौन सा बच्चा आपकी बात मानेगा? वो पलट के आपसे पूछ लेगा इसके पीछे क्या लॉजिक है, आपके पास कोई लॉजिक नहीं होगा। तो एडल्ट्स इससे पहले कि कोई बात अपने टीनेजर बच्चों से कहें, दे मस्ट हैव द लॉजिक विद देम, द रीजनेबल लॉजिक। और अपनी बात को पुष्ट तरीके से कहने के लिए उनको अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी। देखिए, सारे बच्चों को पता है कि जितनी नॉलेज उनकी है टेक्नोलॉजी में, उससे कम ही उनके पेरेंट्स की नॉलेज होगी। तो यहाँ वो आपको हमेशा ग्रेस मार्क्स देंगे। वो कभी आपसे पूछने नहीं आएंगे कि मम्मी या पापा मुझे यहाँ पे ये एंगल टेक्नोलॉजी में समझ में नहीं आ रहा है, और आप कहोगे बेटा मुझे नहीं आता, तो बच्चे कहेंगे हो आपको इतना भी नहीं आता। कभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये बात समझते हैं कि टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन इम्प्रूव हो रही है। ठीक है। लेकिन अगर बाकी चीजों में वो आपसे कुछ पूछें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर रिलीजन, योर कंट्री, और आप वहां कहें मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग मत खाओ, तो वहां पे वो आप में कन्फाइड नहीं करेंगे। बिकॉज हर बच्चा चाहता है कि उसके माता पिता संपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी हो। तो यहाँ पे अगर आप एक टीनेज के पेरेंट्स हैं, तो यू मस्ट बी वेल इक्विप्ड विद ऑल द प्रोबेबल नॉलेज,
Yes, you can get grace marks in technology. Next, जो बच्चों ने सर्वे किया उसमें उन्होंने कहा गिव प्रेफरेंस टू द वन हु स्टडीज वेल। पेरेंट्स ऐसे बच्चों को, अगर भाई बहन है घर में या कजिन्स हैं, तो पेरेंट्स की आदत होती है कि वो उसी बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो पढ़ाई में बहुत तेज होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पेरेंट्स से ये कहना है कि हर उस बच्चे को आंकिए जो पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा हो। क्या उसने भविष्य में हमेशा सक्सेस हासिल करी है? क्या अपनी लाइफ में वो हमेशा ऊंचे उत्कर्ष पर पहुंचा है? क्या आप, जब आप स्टूडेंट थे, क्या आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे? तो एक बार अपने गिरेबां में भी झांक के देखिए और आसपास के माहौल में भी एक सर्वे करिए। हमेशा जो पढ़ाई में ही अव्वल रहते हैं वही इस दुनिया को नहीं जीतते हैं। जीतते वे लोग हैं जिन्होंने वक्त को समझा और वक्त के हिसाब से चले, चाहे वो पढ़ाई का एरिया हो या पढ़ाई का एरिया नहीं हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं बच्चों से भी ये बात कहनी चाहूंगी कि कुछ समय तक, एक पर्टिकुलर लेवल तक, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तक आपको पढ़ाई में आगे आना ही होगा। ये बात सही है कि 10th के मार्क्स के लिए बहुत हाई हाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 10th के मार्क्स सिर्फ एक एज सर्टिफिकेट के रूप में प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन आप अपने सब्जेक्ट्स को मनचाहा सिलेक्ट कर सकें, आप मनचाहे तरीके से अपने एकेडमिक्स में स्ट्रीम चूज कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि आपने एक पर्टिकुलर लेवल तक पढ़ाई करी हो, जब तक कि आप इस देश का एजुकेशन सिस्टम बदल ना दें। तो इसके लिए जरूरी है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो आपको पढ़ना ही होगा। तो स्टॉप कंप्लेनिंग। हाउ टू हैंडल आवर लाइफ। अब ये देखिए, बच्चों के सामने भी एक समस्या है। क्या समस्या है? उन्होंने अपने सर्वे में लिखा था फोन, सोशल लाइफ एंड स्टडीज, यानी कि वो भी सराउंडेड हैं एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम में। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ फोन है, एक तरफ सोशल लाइफ है उनके फ्रेंड्स की, और एक तरफ स्टडीज है। वो इन तीनों के बीच में कैसे मैनेज करें? यानी कि फोन से कहीं ना कहीं वो भी परेशान हैं, पर वो इस चंगुल में, इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं। देर बच्चों, आपको क्या करना होगा? अपने डे को डिवाइड करें। कैसे डिवाइड करें? फोन का मोबाइल डेटा ऑफ रखें, उसका एक टाइम सेट कर दें। आपको एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल बनाना ही चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ तभी आप अपने फोन को यूज करें जहां उसकी जरूरत है। अदरवाइज आप अपना एक टाइम मुकर्रर कर दीजिए, शाम को 4 से 5 बजे या जो भी टाइम आपको सूट करे, सिर्फ उसी टाइम पे मैं व्हाट्सएप चेक करूंगा, उसी टाइम पे मैं सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स पे जाऊंगा, फेसबुक जाऊंगा, ट्विटर पे जाऊंगा। अदरवाइज ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप उलझते उलझते एक साइड से दूसरी साइड से तीसरी से चौथी करते करते कब घंटों बिता देते हैं आपको पता नहीं चलता। और फिर ऐसा नहीं है कि बच्चों को इस बात का गिल्ट नहीं होता, खाली पेरेंट्स ही सर पे चिल्लाते रहे, ऐसा नहीं है। बच्चों को भी कहीं ना कहीं इस बात का गिल्ट होता है, आज मैंने पूरा दिन 4-5 घंटे सिर्फ फोन पर ही गुजार दिए, सोशल मीडिया पर ही गुजार दिए, और मैंने आज का दिन वेस्ट किया। लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। रियलाइज हो सकता है कॉन्शियसली ना करते हो, लेकिन अनकॉन्शियसली उन्हें भी ये गिल्ट होता है, इसीलिए वो और इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो आपको अपनी एक दिनचर्या बनानी होगी जहां आप अपने फ्रेंड्स से कब इंटरेक्ट करें, कब सोशल मीडिया पे जाएं और अपनी पढ़ाई कब करें, तभी आप इसे हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट, बच्चों को शिकायत है कंटिन्यूअस नैगिंग। बच्चों का कहना है कि माता पिता सारा टाइम सर पे बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ टोकते रहते हैं। देखिए, कंटिन्यूअस नैगिंग से तो कुछ नहीं होगा, यहां मैं पेरेंट्स को कहूंगी, क्योंकि ये घर है, मिलिट्री एकेडमी नहीं। तो इसलिए इंस्ट्रक्शनल पेरेंटिंग जो हम करते हैं, कुछ भी बच्चा कर ना पाए आते ही शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये कर लेना, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना, कपड़े तहा के रख देना, सॉक्स जो है वो शूज के अंदर रख देना, पढ़ाई कर लेना, मोटर चला देना, ये कर देना, वो कर देना। हम लगातार बच्चों को बोलते रहते हैं और उनके पीछे पड़े रहते हैं। अब क्या कर रहे हो? मेरे आते ही तुमने लैपटॉप का क्लिक बटन दबाया था, तुमने जरूर कुछ चेंज किया। तुम क्या देख रहे थे मुझे बताओ? फ्रेंड्स से बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? क्यों आए? कहाँ गए? इतनी नैगिंग करेंगे तो उसको ये लगेगा कि मुझे किसी 3rd डिग्री के टॉर्चर रूम में रखा गया है, जहां अब मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी होगी। तो वो घर है,
वो आपको माता पिता ही समझे, सीबीआई ऑफिसर नहीं। इसके लिए ये जरूरी है कि आप बच्चे के साथ बैठें, बच्चे का हाथ अपने हाथ में लें, बच्चे के साथ टहलें, उसके साथ समय गुजारें। जानते हैं हो सकता है उसके आपके कमरे में आते ही एक माउस के क्लिक से अपना साइट बदल दिया हो, उसे इग्नोर करिए और उसके अंदर अपने प्रति प्रेम और विश्वास जगाइए ताकि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा ना करे। लेकिन उसके लिए सर पे खड़े होकर के इंस्ट्रक्शंस देंगे तो अपना टीनेज याद करिए कैसे आपको भी बड़ा गुस्सा आता था। नेक्स्ट जो सर्वे में पॉइंट निकल के आया, एडल्ट्स थिंक दैट वी डोंट हैव प्रॉब्लम्स। अब बच्चों को ये लगता है कि बड़े कहते हैं तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हारे पास अभी ऐसी क्या समस्याएं जिनको लेकर के तुम सारा टाइम डिस्टर्ब रहते हो या परेशान रहते हो। तो ये बच्चों दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सही है। दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा कैसे सही है? पेरेंट्स को भी ये कभी नहीं कहना चाहिए कि बच्चों की कोई समस्या नहीं। देखिए ये सारी समस्याएं बच्चों के द्वारा ही दी गई हैं मुझे, उन्होंने ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करी हैं, जो हमें बचकानी लग सकती हैं पर उनके लिए वही बहुत बड़ी हैं। दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि एक्चुअली जब ये दिन गुजर जाएगा और अगला दिन आएगा तब आपको लगेगा हम किस समस्या में उलझे थे, ये भी कोई समस्या है। जब पेरेंट्स आपको बताएंगे ना कि आगे जाकर के कैसे आपको अपनी जॉब में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये जो टाइम हमारे सामने चल रहा है इसमें एक अच्छी जॉब ढूंढना, उसमें स्टेबिलिटी लाना, फिर उसमें प्रमोशन पाना, फिर कुछ अच्छा करना जो आपका पैशन भी हो वही आपका प्रोफेशन बने, इस तरह की प्रॉब्लम्स ही एक्चुअली प्रॉब्लम्स है। ये तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं कि फ्रेंड को कॉल किया तो उसने फोन नहीं उठाया, फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, अब वो मुझसे बात नहीं कर रहा, या मेरी मजाक उड़ाई जा रही है। ये सारी एक्चुअली प्रॉब्लम्स नहीं है। ये आपको तब पता चलेगा जब एडल्ट्स आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे। तो मैंने जैसा कि पहले कहा था कि ये एक मिक्स्ड अप्रोच के साथ चल सकता है, ये दो पार्टीज नहीं है। तो दोनों को मिल करके ही जब अपनी बातें शेयर करेंगे तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। बच्चों की, टीनेजर्स की अगली समस्या है बुलिंग बाय क्लासमेट्स। अब क्या होता है, कुछ क्लासमेट्स ऐसे होते हैं जो लंबे चौड़े हो सकते हैं, जिनके पास अमीर माता पिता हो सकते हैं, बहुत सारा धन हो सकता है, और वो बुली करते हैं बाकी के क्लासमेट्स को। अब क्या करना है ऐसे में? पेरेंट्स को सबसे पहले अपने बच्चों को ये समझाना, अगर उनके बच्चे में कोई हृष्ट पुष्ट बच्चा है, आपके पास बहुत सारा धन है, पैसा है, तो आप सबसे पहले अपने बच्चों को समझाइए कि बेटा इसका दुरुपयोग दूसरों पर धाक जमाने के लिए नहीं करना है। दूसरी तरफ अगर बच्चे इस बात को सुन रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आपका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता है, ऐसे क्लासमेट से पड़ता है जो आपको बुली करते हैं, तो contact the right channel. That may be your authority, that is your parents, your teachers, your principal. वहां प्रॉपर तरीके से कंप्लेंट करिए। उसको लेकर के इतना फॉल अंडर प्रेशर मत हो जाइए कि अब आप सोचें कि अपने आप को यहां से डिटैच कर लेंगे। Everything can be set right provided you contact the right person or choose the right mode to tackle it. नेक्स्ट है कैरेक्टर असैसिनेशन। जैसा कि एक बच्ची ने भी अभी कहा कि माता पिता को हमेशा यही लगता है कि हम चरित्रहीन हो गए। ये नहीं होना चाहिए, ये हर बच्चे को लगता है। हो सकता है पेरेंट्स को ऐसा लगता हो कि भाई ये एक ऐसी कच्ची उम्र है जहां बच्चों को पता नहीं होता कि कब वो अपने चरित्र से नीचे गिर जाएंगे, पर बहुत बार ऐसा होता है कि आपको उन्हें थामने के लिए उन पर इल्जाम लगाने के बजाय उनको एक माहौल देना होगा कि वो चरित्रवान बने रहें। तो बजाय उन पर आक्षेप लगाने के, हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो और वो सिर्फ इस खुंदक में आके कि आप उसके पीछे पड़े रहते हो, वो कुछ उल्टा सीधा कदम उठा ले, तो वो क्यों चरित्रहीन होगा? वो आपकी संतान है, आपकी परवरिश पर इसका मतलब है प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो आप बिल्कुल भी किसी बच्चे को चरित्रहीन बनने या उसको मानने के बजाय उसको वो माहौल, वो प्यार, वो परवरिश, वो विश्वास दिलाइए कि आप उस पर भरोसा करते हैं। देखिए, बच्चों पर नजर रखना बहुत जरूरी है, पर नजर रखने का मतलब जासूसी करना नहीं होता। बच्चों की जासूसी नहीं होनी चाहिए। बच्चे को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि आप उसके पेरेंट्स ना हो करके किसी स्पाइंग कंपनी के स्पाइंग एजेंट हैं। वहीं जाकर के बच्चे का आत्मविश्वास डमाडोल हो जाता है।
एंड पेरेंट्स स्टॉप ट्रस्टिंग देयर ओन किड। हर बच्चे को ये लगता है कि उसके मम्मी पापा उसके फ्रेंड्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके कजिन्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं, पर अपने बच्चे पर उन्हें विश्वास नहीं। ऑन द अदर हैंड दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनके फ्रेंड्स को ये लगता है कि उनके पेरेंट्स उन पर विश्वास नहीं करते। तो बच्चों ये एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा साइकिल है, यूं समझ लो कि साथ रहने वाले एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे, पर ऐसा नहीं है। पेरेंट्स डरे हुए हैं माहौल को लेके। वो डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा डर के मारे या किसी और अन्य वजह से पेरेंट्स को सच ना बता रहा हो, इसलिए वो उसकी हर बात पर शक करते हैं। लेकिन पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चों पर शक नहीं करना चाहिए। उन पर एक डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग का एक नियम है, उन्हें सही और गलत जरूर बताएं। उन्हें ये जरूर बताएं कि ऐसे ऐसे प्रलोभन, ऐसे ऐसे मौके आएंगे जहां आपको फिसलने का डर होगा। लेकिन कभी भी कोई गलती हो जाए तो पेरेंट्स को बच्चों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि कहीं भी किसी चीज को डिस्कस या डिस्क्लोज करने से पहले सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स में कन्फाइड करें, क्योंकि पेरेंट्स उनकी हर समस्या को ठीक कर सकते हैं। ये विश्वास पेरेंट्स को अपनी पेरेंटिंग में बच्चों को दिलाना होगा कि दे कैन सेट थिंग्स राइट फॉर देम। ठीक है। एक बड़ा परिवर्तन पिंपल्स, एक्ने एंड फिजिक जो टीनेजर्स को होता है। हर टीनेजर को ये एक दिक्कत होती है कि उसके चेहरे पे मुहासे निकल आए हैं, उसकी फिजिक या तो एक्सेप्टेबल नहीं है नॉर्म्स में, जो और बच्चों की फिजिक है उससे या तो वो कम है या उससे ज्यादा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है टीनेजर्स की स्ट्रेस का, ऐसा सर्वे में निकल के आया है। लेकिन ऐसा क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, हर एक एज की अपनी अपनी कुछ पहचान होती है। जैसे 6 महीने का बच्चा लगभग बैठने लगता है अपने बल पर, ठीक है ना। तकरीबन 11 महीने या उसके आसपास का बच्चा चलने लगता है, ये उसकी पहचान है। वैसे ही टीन एज की पहचान है पिंपल्स और एक्ने, बढ़ती उम्र की पहचान है बाल सफेद होना। तो इसमें ऐसी टेंशन वाली बात ही क्या है जो आप ये सोचें। अगर हर चीज को हवा बना के रखेंगे तो सच में हर एक चीज परेशानी है, ठीक। लेकिन हर चीज को जैसे कहते हैं ना, टेक द लाइफ एज इट कम्स, जैसे जैसे जिंदगी आ रही है उसे एक्सेप्ट करिए। फाइन लाइंस डेवलप होना शुरू हो जाएंगी एक पर्टिकुलर एज के बाद। तो आप बुढ़ापे में आकर के आपको यही टेंशन हो जाएगी अब मुझे झुर्रियां आ रही हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। तो दोज पीपल हु टेक द सिम्टम्स of their life span in a sporting way, they never get tensed। तो अगर पिंपल्स आ रहे हैं, एक्ने आ रहे हैं, तो इसमें इतने टेंशन वाली बात क्या है जो आप इतना इरिटेटेड हो जाएं, ठीक है ना, कि बड़ों से बाहर सोसाइटी में उठना बैठना मिलना भी छोड़ दें। मैं हैरानी इस बात की है कि ये प्रॉब्लम्स लिख करके आई है, मतलब ये भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हैविंग अर्जेस टू बी फेमस ऑन सोशल मीडिया। ये एक नया प्रकार का टीनेज प्रॉब्लम आई है। ये नई प्रकार की टीनेज प्रॉब्लम क्या है कि जिस बच्चे को सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है, इंस्टाग्राम पे इतने लाइक्स नहीं मिले, तो उसको टेंशन हो जाती है। उसको इतनी टेंशन हो जाती है कि वो लोगों से इंटरैक्ट करना बंद कर देता है। यहाँ पे सारी गलती बच्चों की नहीं है। पता है, मैं एक फेसबुक पे एक बार एक कोट पढ़ रही थी, किसी ने शेयर किया था कि मोह में फंसना गीता में लिखा गया है। उसी लाइन को मैं पढ़ के बता रही हूँ कि गीता में ये लिखा गया है कि मोह में नहीं फंसना चाहिए। अब मोह में फंसना क्या है या मोह क्या है, इतने बड़े इतने गूढ़ कॉन्सेप्ट को कि मोह क्या है, फेसबुक पे जानते हैं कैसे समझाया गया था। एक पोस्ट डालिए और बार बार फेसबुक खोल के देखिए उस पर कितनी लाइक्स मिली, ये मोह है। जहां गीता जैसे कॉन्सेप्ट को, इतने बड़े गूढ़ विषय को फेसबुक के लाइक से समझाया जाए और हम बड़े इसको ऐसे समझें, तो वहां पे आप बच्चों को सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने ना होने पर अगर टेंशन है, अगर प्रेशर महसूस करते हैं, स्ट्रेस है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या हो गया अगर लाइक्स नहीं मिले उसी फेसबुक पे या उसी सोशल मीडिया पे जिस पे आप रहते हैं, उसी पे कहीं आपने ये भी पढ़ा होगा कि 5,000 दोस्तों की लिस्ट में, फ्रेंड्स रहते ना फेसबुक पे, 5,000 फ्रेंड्स की लिस्ट में आपके पास मुसीबत में पड़े होने पर अगर एक भी फ्रेंड, एक भी कंधा फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे फ्रेंड लिस्ट का क्या करना है।
तो ऐसे सोशल मीडिया पे अगर आप फेमस नहीं भी हुए हैं तो क्या फर्क पड़ता है? चीज वही है, उसे आप अगर अपने गलत नजरिए से देखते हैं या उसे बड़ा कर देते हैं तो वो परेशानी बन जाती है। ठीक है ना? तो इसको तिल का ताड़ मत बनाइए। अगर किसी ने आपको लाइक नहीं किया है सोशल मीडिया पे तो ठीक है, कूल, आप अपने आप को सक्सेसफुल बना दीजिए। देखिए, ये जो पिछली वाली प्रॉब्लम थी ना, पिंपल्स वाली और फेमस होने वाली, इसमें एक एग्जाम्पल मुझे याद आया अभी अभी। शायद आप बच्चों ने नाम सुना हो, फिल्म जगत का एक बहुत बहुत मशहूर नाम है ओम पुरी। और अगर आजकल के बच्चों ने ओम पुरी का नाम ना सुना हो तो अनुष्का का तो सुना ही होगा। ठीक है? अब ये अनुष्का हुई, चाहे अमिताभ बच्चन हुए या ओम पुरी हुए, ये सब अपने फिजिक की वजह से कहीं ना कहीं रिजेक्टेड थे। अमिताभ बच्चन बहुत टॉल थे, अनुष्का के लिए कहा जाता था कि उनके लुक्स बहुत प्लेन हैं, और ओम पुरी के चेहरे पे चेचक के दाग थे। ठीक है, पिंपल्स और एक्ने से जो परेशानी की वजह से आप लोग परेशान रहते हैं। लेकिन ये सब लोगों ने अपने जीवन में सक्सेस हासिल करी। तो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अगर आपने उस परमानेंट सक्सेस की बात कर रही हो, सोशल मीडिया पे एक दिन की पोस्ट पे फेमस होने की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपने वो परमानेंट सक्सेस हासिल कर ली तो आपके कोई पिंपल्स, एक्ने, फिजिक कोई मायने नहीं रखता। तो ट्राई टू अचीव दैट बिगर गोल। अगली बात है पीयर प्रेशर। बच्चों का ये कहना है कि हमें पीयर प्रेशर महसूस होता है, हम पीयर्स की बात हमें माननी पड़ती है। अच्छा, ये बात हमें समझ में आज तक नहीं आई। पेरेंट्स की बात नहीं मानना चाहते, टीचर्स की बात नहीं मानना चाहते, उनकी बात में प्रेशर महसूस नहीं करते हैं, अलग रहना चाहते हैं। फिर पीयर्स की बात को मानने के लिए प्रेशर क्यों महसूस करते हैं? अगर रिवोल्ट करना टीनेज की पहचान है तो ये रिवोल्ट केवल टीचर्स और पेरेंट्स से ही क्यों है? ये रिवोल्ट उन पियर्स से क्यों नहीं है जो आपको गलत राह पे ले जाना चाह रहे हैं? यानी कि कमजोरी आपके व्यक्तित्व में है, कमजोरी पीयर प्रेशर में नहीं है। इसलिए ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, पीयर प्रेशर वेशर, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो हिम्मत रखिए। रिवोल्ट करना है तो हर सिस्टम से रिवोल्ट करना है, फिर पीयर प्रेशर से रिवोल्ट क्यों नहीं करना है? ठीक है? अब एक गंभीर समस्या, कुछ बच्चों ने ये भी कहा, वो जो एक प्रोमो बना था इसका, उसमें एक बच्चे ने कहा था, आपने शायद ध्यान दिया हो, उसको ये परेशानी है कि उसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं। तो सारा टाइम कंटिन्यूअस नैगिंग के लिए उसके पास पेरेंट्स ही नहीं है। ठीक है ना? तो बाकी बच्चों ने उसको ये कहा था उस प्रोमो में, अच्छा तो है ना, कोई सारा टाइम तुम्हारे सर पे बैठा तो नहीं है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो ऐसे में बच्चे के सामने समस्या आएगी। हो सकता है वो बच्चा अपनी कुछ बात शेयर करना चाहता हो सकता हो उसी जो नोक झोंक है पेरेंट्स के साथ, उसे वो एंजॉय करना चाहता हो, वो भी करके देखना चाहता हो कि मैं कुछ करूं, मैं लेट आऊं और मेरे घर में मेरे मम्मी या पापा में से कोई मौजूद हो जो मुझे पूछे, तुम अब तक कहाँ थे, तुमने कोई बात क्यों नहीं मानी। वो उस मोमेंट को मिस कर रहा है शायद, इसलिए उसने वो पॉइंट रखा है वर्किंग पेरेंट्स। तो ऐसे तमाम बच्चे जो पेरेंट्स की प्रेजेंस को सोचते ना होता यहाँ पे कोई पेरेंट हमें मॉनिटर करने के लिए, वो अपने काम में बिजी होते तो अच्छा होता। मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूंगी उन बच्चों की तरफ जो मिस करते हैं ऐसे पेरेंट्स को कि जो घर में रहें और उनका इंतजार करें। इसलिए कहते हैं ना, जिसको जो चीज नहीं मिलती है उसको हमेशा उसकी दरकार होती है, और जिसे जो चीज मिलती है उसे उसकी कद्र नहीं होती। तो इसलिए आप बहुत ब्लेस्ड हैं अगर आपके पास पेरेंट्स हैं। इसलिए बच्चों, कभी भी उनकी डांट फटकार को आप बर्डन मत मानिए, इस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को एंजॉय करिए। और जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना ही होगा। एक और चीज जो मुझे कभी अंदर से अच्छी नहीं लगी, बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है क्वालिटी टाइम। बच्चों को सिर्फ क्वालिटी टाइम नहीं, क्वांटिटी टाइम भी चाहिए। अगर हम ये सोच के, ये एक्चुअली पेरेंट्स ने ना अपने लिए बना लिया है एक एक्सक्यूज, एक एक कैसे पगडंडी बना ली है निकलने के लिए कि हम क्वालिटी टाइम देते हैं। कोई क्वालिटी टाइम नहीं होता। बच्चे के पास आप सिर्फ बैठे रहे ना, वो आपके शरीर की जो गर्माहट है अगर उसे भी महसूस करता रहता है ना, वही उसके लिए क्वालिटी टाइम है। तो द चाइल्ड वांट्स क्वांटिटी टाइम आल्सो, नॉट ओनली क्वालिटी टाइम। ठीक। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। बहुत सारे टीनेजर्स का कहना है, और उन्हीं के अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो उनके वर्ड्स थे कि हमें ये समझ में तो आता है कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट होना चाहिए,
पर ये कमिटमेंट इस एज में है या नहीं है, ये कैसे पता लगाया जाए? भाई पता लगाना ही क्यों है? जब आप अपने उन पेरेंट्स के साथ कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, एक झंझावात क्या हुआ शरीर में, दिमाग में टीनेज का, ठीक है ना, हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, एक झंझावात क्या हुआ शरीर में कि आप अपने पेरेंट्स और टीचर्स से भी कमिटमेंट तोड़ने को तैयार हो गए, तो किसी दूसरे के लिए कमिटमेंट पैदा हो जाएगा, ये विचार ही मन में आना बहुत बेवकूफाना है। तो सबसे बड़ी बात, रिलेशनशिप के इस माया जाल में बिल्कुल ना उलझें। मैं लव और अफेयर्स के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट वर्क, यही राइट बैलेंस स्ट्राइक करता है। देखो बच्चों, यही वो टाइम है जब आपके शरीर में भी चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, मेंटालिटी में चेंज है, इमोशंस में चेंज है। यही वो टाइम है जब आपको बोर्ड एग्जाम्स भी फेस करने होते हैं। यही वो टाइम है जब आप इन रिलेशनशिप्स में भी फंसते हैं। रिलेशनशिप के लिए लाइफ स्पैन में और वर्ष भी आएंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स दोबारा नहीं आएंगे, करियर सिलेक्शन का टाइम दोबारा नहीं आएगा। तो रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट ढूंढिए ही मत, क्योंकि वहां मिलेगा नहीं। कमिटमेंट वो कर सकता है जिसके पास ठोस जमीन हो खड़े होने के लिए। अभी आप सारे टीनेजर्स खुद ही तैर रहे हैं हवा में, एक गुब्बारे में घूम रहे हैं, तो अभी तो कोई रिलेशनशिप की जगह ही नहीं है। फीलिंग ऑफ सुसाइड, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि मुझे सुसाइड करने का मन होता है। बिल्कुल भी ये मन से बात निकाल देनी चाहिए। किस बात का सुसाइड करना? सबसे बड़ी बात यह है, आपको आपके माता पिता ने ईश्वर से मांगा होगा कहीं ना कहीं, तब आप उन्हें मिले हैं। आपके ऊपर दायित्व है अपने माता पिता का, इस देश का, इस समाज का। एक छोटी सी बात पर सुसाइड जैसा फील आ जाए तो ये लानत है। हर दिन बीत जाता है, हर दुख का समय बीत जाता है। जब सुख का समय परमानेंट नहीं होता, तो दुख का समय कैसे परमानेंट हो सकता है? तो जब भी ऐसे विचार आपके मन में आए, प्लीज गो टू योर एल्डर्स एंड टॉक। आप ऐसे लोगों के साथ बात करें। ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये भारतवर्ष जैसे देश के लिए बने ही नहीं है। आपको पता है एंजाइटी और डिप्रेशन विदेशों में क्यों कॉमन है? वहां का क्लाइमेट ऐसा नहीं है, वहां हफ्तों सूरज देखने को नहीं मिलता। जिस देश का कल्चर इतना रंग बिरंगा हो, जिस देश का क्लाइमेट इतना सुंदर हो, जहां सूर्य की चमक, ब्राइटनेस हो, आभा हो, वहां के देश के बच्चे अगर एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करें, को सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं। कम आउट ऑफ इट। ठीक है। दूसरी तरफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पेरेंट्स मिले हैं मुझे। अब वो क्या है? चिल्ड्रन आंसर बैक, दे नेवर लिसन, दे लिसन टू फ्रेंड्स मोर, नो प्रॉपर रूटीन, ये सब पेरेंट्स के फीडबैक है। दे नेवर स्टडी, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, कंज्यूमिंग इनअप्रोप्रिएट थिंग्स। अब ये सारी चीजें, बच्चों वापस उस स्लाइड पे आना। हाँ, अब पेरेंट्स का ये कहना है चिल्ड्रन आंसर बैक। ठीक है, वो कभी सुनते नहीं, पलट के जवाब देते हैं, फ्रेंड्स की ज्यादा सुनते हैं, कोई रूटीन नहीं फॉलो करते, पढ़ते नहीं है। अब ये जो, और ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, अब ये जो 6 पॉइंट्स हैं, इनमें से ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग को अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दूं, तो पहले बाकी 5 पॉइंट्स के लिए पेरेंट्स को ये देखना होगा कि अगर वो अपने बड़ों के साथ रहते हैं, क्या कभी वो तो अपने घर में बच्चों के दादी बाबा को पलट के जवाब तो नहीं दे देते? कहीं ऐसा तो नहीं पति पत्नी आपस में लड़ते हो, एक दूसरे को अब्यूजिव रिमार्क्स देते हो, एक दूसरे की सुनते ना हो, रिस्पेक्ट ना करते हो? ठीक। तो ये पहले आप अवलोकन करिए इस बात का कि आप कैसा माहौल, कैसा रोल मॉडल अपने आप को बना के दिखा रहे हैं बच्चों के सामने। और फिर ये याद रखिए कि जब आप टीनेज में थे तो कहीं आप तो ऐसा नहीं करते थे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़े नेचुरल हैं, उनको नेचुरल तरीके से ही डील करना है। ठीक है। नो प्रॉपर रूटीन, आपका अपना रूटीन क्या है? क्या आप सुबह योग और प्राणायाम करते हैं? क्या आप पूजा पाठ करते हैं? क्या आप बैठ के बात करते हैं? क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? क्या आप अपने देश की व्यवस्था के बारे में डिस्कस करते हैं? जब आपका रूटीन प्रॉपर नहीं है, तो फिर बच्चों का रूटीन प्रॉपर हो ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? ठीक है। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, अगर आप ड्रिंक या स्मोक करते हैं
तो आप ये मान के चलिए कि आपके बच्चे करेंगे। यहाँ पे आप ये छूट नहीं ले सकते मैं ओकेजनली ड्रिंक करता हूँ, मैं ओकेजनली स्मोक करता हूँ। कोई चीज ऑन ओकेजन्स की जाए इसका मतलब है वो एक प्रिविलेज है, वो एक प्रिविलेज है, इसीलिए आप ऑन ओकेजन्स करते हैं। तो प्रिविलेज जैसी चीज को तो हर कोई अपनाना चाहेगा कि इसे रोज में हमें करना चाहिए। तो ये जो दलीलें हैं ना कि हम कॉकटेल पार्टीज ऑर्गेनाइज करेंगे, क्यों? क्योंकि घर में एक शादी है तो उसके लिए एक अलग डे नियुक्त कर दिया गया है, एक सिलेक्ट कर दिया गया है। ये छोटी छोटी चीजें जो हमें पता नहीं चलती पर कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के व्यक्तित्व में घर कर जाती हैं कि इसका मतलब है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज एक्सेप्टेबल। व्हाई? बिकॉज हमारे पापा मम्मी भी तो कहते हैं, वो कहते हैं जॉब में रिक्वायरमेंट्स है, इसकी वजह से बिजनेस मिलता है, इसकी वजह से सोशल स्टेटस बढ़ता है, इसलिए कभी कभी करना पड़ता है। तो ये पेरेंट्स का करना पड़ता है, ये आपके बच्चों में भी करना पड़ता है में आ जाएगा। दूसरी बात, केवल ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग तक ही हम क्यों नहीं, अगर हम दूसरों के साथ अपनी सोसाइटी में कंपैरिजन करते हैं और अगर हम वैसा ही रहना चाहते हैं जैसे जिसमें स्टेटस दिखता हो, तो आपके बच्चे भी वैसा दिखना चाहेंगे जिसमें स्टेटस दिखता हो। उनके लेवल पे हो सकता है ड्रग्स में जाने से, हुक्का पीने से, इस तरीके की चीजें करने से स्टेटस दिखता हो, तो आप कहीं और स्टेटस ढूंढ रहे हैं, आपका बच्चा कहीं और स्टेटस ढूंढ रहा है, उसके खाली पैरामीटर्स ही तो बदले उसने उठा के। ठीक है, तो पेरेंट्स को तो बहुत ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, पेरेंट्स की ये शिकायत है कि उनका बच्चा बहुत अग्रेसिव है या बहुत डिप्रेसिव है या शाइनेस बहुत फील करता है। अब अग्रेशन, डिप्रेशन और शाइनेस, ये सारी जो प्रॉब्लम्स पेरेंट्स फेस कर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर के, फिर वही बात है कि पेरेंट्स को ही ध्यान देना होगा कि क्या उनके बच्चे के लिए एक अग्रेसिव एनवायरनमेंट या एक डिप्रेसिव एनवायरनमेंट या उसका जो रिजर्व नेचर है, क्या उसे हम शाइनेस तो नहीं कह रहे। देखिए, मैं पहले शाइनेस वाली बात करूंगी। हो सकता है आपका बच्चा इंट्रोवर्ट हो और हम ये सोच करके कि वो शाई है, हम उसे एक्सट्रोवर्ट बनाने की धुन में लगे रहें। तो रिस्पेक्ट द यूनिकनेस ऑफ योर चाइल्ड। शाइनेस होना कोई बुरी बात नहीं है जब तक कि वो झिझक रहा हो बोलने में या उसको कोई और इश्यूज हो, अदरवाइज शाइनेस का कोई इशू नहीं है। अग्रेशन और डिप्रेशन अगर आपका बच्चा महसूस करता है तो जो पहले हमने सारी चीजें डिस्कस करी हैं, आप उस अग्रेशन या डिप्रेशन को डील करने के लिए वैसा माहौल घर में दें। वो माहौल कैसे दिया जाएगा, जब मैं सॉल्यूशंस जो मैं साथ साथ भी डिस्कस कर रही हूँ, जब मैं पिन पॉइंटेड सॉल्यूशंस में आऊंगी तब मैं उसके बारे में बात करूंगी। रिलेशनशिप्स के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। अब पेरेंट्स की ये शिकायत है कि बच्चों के अंदर ग्रोइंग प्रिवेसी कंसर्न्स हैं। उन्हें ये लगता है बच्चों को कि क्यों मेरा फोन खोला गया, क्यों चेक किया गया मेरे लैपटॉप पे कि मैं क्या देख रहा था, मैं क्यों दिखाऊं मैं किससे बात कर रहा था। वो हर चीज बड़ा लुका छिपा के करते हैं, प्राइवेट करते हैं। अब यहाँ पर मुझे याद आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि भौतिक सुख जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ऐसी दिक्कतें भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। कहीं ना कहीं अभाव जो है वो आपस में गुथा होने का बहुत बड़ा कारण बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे याद है जब घर में केवल इन्वर्टर हुआ करता था, सिंगल बैटरी वाला, और लाइट जाने पे एक पंखा चलता था कमरे में अगर लंबे समय तक चलाना है, तो घर के सारे लोग उस एक पंखे के नीचे आके बैठते थे। किसी को कोई प्रिवेसी नहीं चाहिए थी और सब बड़े खुश रहते थे, टाइम पास करने के लिए बातचीत भी करते थे। अब सबके पास खूब पैसा है और दिल खोल के खर्च करते हैं अपने बच्चों पर। अब हर एक व्यक्ति अपने कमरे में एसी चला के बैठता है। एसी चलाओगे तो दरवाजा बंद ही करना पड़ेगा। अब जब दरवाजा बंद हो गया, खिड़कियां बंद हो गई, साथ बैठना जरूरी नहीं है, लाइट गई आई पता ही नहीं चला, तो क्या होगा? फिर प्रिवेसी कंसर्न्स तो आएंगे ही आएंगे। ऐसे में ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं वो बीज बो देती हैं। बच्चों को हम सिखाते हैं ना, मम्मी पापा के रूम में आने से पहले आपने नॉक क्यों नहीं करा रूम पे? मम्मी, अरे हमें तो याद ही नहीं हमने मम्मी पापा के कमरे में कभी पर्दा भी पड़ा देखा हो। हमें याद ही नहीं हमारे घर के दरवाजे पे कभी डोर क्लोजर लगाओ कि कमरा अपने आप बंद हो जाए। मम्मी पापा के रूम में भी कोई नॉक करके घुसता है? लेकिन अब वो शायद जमाने लद गए। अब हम बड़ों को ही प्रिवेसी चाहिए, तो हम बच्चों को कैसे मना कर सकते हैं कि वो प्रिवेसी ना चाहें? दूसरी बात, अगर हमारे फोन में पासवर्ड है फॉर सम रीजन,
तो हम बच्चों को वो पासवर्ड दे दे जब बच्चे पूछे, यानी कि हम खोल के दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम बच्चों को अंदर वो अलगाव का बीज बो रहे हैं। तो हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। नाउ व्हाट टू डू? सबसे पहले सॉल्यूशंस आर देयर इन प्रॉब्लम्स। जितनी प्रॉब्लम्स मैंने आपको गिनाई, उन सारी प्रॉब्लम्स में अपने सॉल्यूशंस निहित हैं। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करिए, उसकी रूट आइडेंटिफाई करिए, अपने अंदर झांकिए और प्रॉब्लम्स वहीं नजर आ जाएंगी। किसी थेरेपिस्ट, किसी काउंसलर, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स एंड टीचर्स themselves आर काउंसलर्स, they themselves आर साइकोलॉजिस्ट्स। ठीक है। इंडियन सॉल्यूशन देखिए, जब हम टीनेज की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं भारतीय बच्चों की, तो जब भारतीय बच्चों की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स भारतीय हैं, तो सॉल्यूशंस भी भारतीय होना चाहिए। ठीक है। ऐसे में एक चाणक्य नीति की बात आती है। चाणक्य नीति में मुझे एग्जैक्टली वो एज स्लैब नहीं याद आ रहा है, लेकिन चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने ये बात कही है कि एक पर्टिकुलर एज तक बच्चों को खूब अच्छे से प्यार दुलार लाड़ देना चाहिए। उसके बाद बच्चों को डांटना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए। 15 या 16 साल के आसपास वो कहते हैं कि बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। उसके पहले जरूरत पड़े तो मारना भी चाहिए और धमकाना भी चाहिए। लेकिन ये जो चाणक्य नीति जो इंडियन सर्कमस्टांसेस को देख करके यहाँ की मिट्टी के लिए बनी है, हमने उठा के दरकिनार कर दिया। और हम क्या कहते हैं? बच्चा दिल पे ले जाएगा, बच्चे को डांटो मत, बच्चों के साथ हमेशा मित्रवत व्यवहार करो। अब चाहे वो 2 साल का बच्चा है तो भी हम उसके मित्र हैं, वो हमारा मित्र है। वो 12 साल का है तो भी हम उसके मित्र हैं, वो हमारा मित्र है। वो 16 साल का है तो भी हम उसके मित्र हैं, वो हमारा मित्र है। और उसके ज्यादा तो फिर मित्र होना ही होना है। अब जब हमेशा ही मित्र बन के रहोगे तो फिर उसको एक पर्टिकुलर रोल में आके, जहां वो आपका वो कंधा, वो गोद ढूंढ रहा है जिसमें वो कन्फाइड कर सके। दोस्त की गोद में कोई कन्फाइड नहीं करता, माँ की गोद में बच्चे कन्फाइड करना चाहते हैं, वहां वो संबल ढूंढते हैं। पर हम तो फ्रेंड ही बने रहे हमेशा। तो ये जो वेस्ट कॉन्सेप्ट है, ऑलवेज बी अ फ्रेंड, आई डोंट अग्री विद इट। जहां जरूरत हो बच्चे को बहुत प्यार से समझाएं, जहां जरूरत हो उसे डराएं, जहां जरूरत हो उसे धमकाएं, और जहां जरूरत हो एक आध चांटा लगाने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए। टीचर्स के ऊपर तो आजकल बहुत गाज गिरी हुई है। अगर किसी टीचर ने आंखें भी तरेर दी तो मैनेजमेंट के साथ साथ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी आके खड़े हो जाएंगे कि हमारे बच्चे को ऐसे ऐसे कहा गया। अब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि टीचर्स जो हैं, बच्चे जो हैं हमारे, वो उपभोक्ता हैं, कस्टमर्स, और जो टीचर्स हैं वो उनको सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ठीक। बच्चे की कोई प्रॉब्लम स्कूल में होते ही हम सब जाकर के मैनेजमेंट के पास खड़े हो जाते हैं और टीचर से जब तक माफी नहीं मंगवा लेते हमें चैन नहीं पड़ता। और जाने अनजाने बच्चों से ये कहते हैं, चलो मैं तुम्हारे स्कूल में बात करूंगा, क्या है तुम्हारी टीचर ऐसे तुम्हारे साथ बिहेव कर, तुम्हारी टीचर को कुछ नहीं पता। हमने क्या किया? टीचर के लिए मन में विष बो दिया। अब हम ये कैसे मान लें कि हमने एक टीचर के लिए विष बोया तो कल को ये विष हमारे लिए नहीं फैलेगा? अगर हमने दूसरे के लिए, एक टीचर के लिए उसके मन में ऐसा जहर भरा है तो वो जहर हम पर भी आएगा ही आएगा। इसलिए आप चाणक्य नीति के अनुसार बच्चों को पालिए, हमेशा उनको फूलों पे रखना, लाड़ देना, कभी न डांटना, आंखें न तरेरना, इसे बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। पेरेंटिंग राइट फ्रॉम कंसेप्शन। देखिए, अब जो अभी मैं वहां की बात शुरू करती हूँ, जो अभी पेरेंट्स बनना चाहते हैं से ज्यादा जरूरी है जो अभी शादी करना चाहते हैं। ये ध्यान रखें कि अगर पेरेंटिंग करनी है तो राइट फ्रॉम कंसेप्शन ध्यान रखना होगा। पेरेंटहुड की तैयारी पेरेंट बनने से बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए, तभी जाके ये टीनेज में प्रॉब्लम्स ना आए, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पहले सब कुछ रायता पूरा बिखेर दिया है, सारा सत्यानाश कर दिया, और अब आप सोचें बच्चे को आज ये टैकलिंग टीन्स वाली वर्कशॉप देख करके अब हम नए सिरे से बच्चे को डांटना डपटना शुरू करेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसे आदत डाल दी है कि वो हमेशा फूलों की सेज पर ही बैठा रहे।
तो इसलिए आपको राइट फ्रॉम कंसेप्शन आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपके स्पाउस की पर्सनालिटी, उसकी मेंटालिटी, उसका इमोशनल स्ट्रेंथ, इन सब पे काम करना होगा, जिससे कि आप उस बच्चे को एक अच्छा चाइल्डहुड, एक अच्छा टीनेज और एक अच्छा एडल्टहुड दे सकें। राइट बैलेंस बिटवीन रिस्पेक्ट, फियर एंड बीइंग फ्रेंडली, ये एक संतुलन देना होगा। बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करे तो आपसे डरे भी, उसे ये डर हो कि कहीं ऐसा ना हो ये बात मेरे घर तक पहुंच जाए, मेरे मम्मी पापा तक पहुंच जाए। उसमें वो डर भी हो कि वो आपको डांटेंगे, और ये भी डर हो कि आपकी इस हरकत से उन्हें दुख होगा। दोनों जरूरी है। अगर बच्चा ये डरे कि मार पड़ेगी और बच्चा ये डरे कि मेरी इस हरकत से मेरे माँ बाप को दुख होगा, तो वो सही संतुलन जा रहा है, ये इसका एक पैरामीटर है। पेरेंट शुड हैंडल प्रॉब्लम्स कलेक्टिवली। अब इसका क्या मतलब है? बच्चा देर से आया और मम्मी ने ये कहा आने दो तुम्हारे पापा को, आज खबर लेंगे। क्यों? आप केपेबल नहीं है खबर लेने के लिए? आपने बच्चे के मन में ये बात डाल दी, मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, यू कैन टेक मी वेरी लाइटली। डरने का श्रेय पापा है जो बाद में आएंगे। आपको ये जिम्मेदारी पापा तक पहुंचानी नहीं चाहिए, पहले ही मार पीट के निपटा लेना चाहिए। तो पेरेंट्स को जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कलेक्टिवली सॉल्व करनी है, कभी भी एक दूसरे पर नहीं डालना है। दूसरे को, दूसरे स्पाउस को विलेन क्यों बनाना? यहाँ के बच्चे हंस रहे हैं इसलिए मुझे भी हंसी आ रही है। तो दूसरे स्पाउस को विलेन नहीं बनाना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अकाउंटेबिलिटी लेनी है, ठीक है। मेंटल हेल्थ ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन शुड बी वर्कड अपॉन। यानी कि अब ये समझ लो बच्चा टीनेज में आ गया तो अब टीनेज पे ही काम करना है, उस टीनेजर पे ही काम करना है, ऐसा नहीं है। दोनों पे काम करना है, दोनों की मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। मैं अच्छा अच्छा करी जाऊं और मेरा बच्चा उस अच्छे को रिसीव ना करे, या मेरा बच्चा इस वर्कशॉप को सुन रहा हो या और किताबें अच्छी अच्छी पढ़ता हो और वो अच्छा अच्छा करने की कोशिश करे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे, स्ट्रेस से लड़ने के लिए क्षमता डेवलप करे, कैपेसिटी बढ़ाए, और उसके पेरेंट्स अरे मेरा बच्चा ही करते रहें, तो नहीं होगा। दोनों की मेंटल हेल्थ पे एक साथ काम करना होगा। ये दो पार्टीज नहीं है, कलेक्टिव अप्रोच ही काम करेगी। फिर रूटीन, हैबिट्स, फूड, एनवायरनमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी, इन सब पे काम करना होगा। यानी कि रूटीन पेरेंट्स की, देखिए ये मैं एक आश्रम में हूँ, आश्रम में बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि मेरा बच्चा सुबह उठ के प्राणायाम नहीं करता, योग नहीं करता, उसको कुछ कुछ इश्यूज हैं लेकिन वो ये काम नहीं करता। पलट के पूछा जाए अगर आप कितना करते हैं? नहीं, मैं इसको उठाती हूँ करने के लिए, मेरे को तो ये काम होता है, घर का वो काम होता है। भाई पेरेंटिंग अपने आप में एक तपस्या है, और उस तपस्या के लिए कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी ही पड़ती हैं। तो आपको और सवेरे उठना होगा ताकि आपके सारे काम भी पूरे हो सकें, आपकी जिम्मेदारियां भी पूरी हो सके। और रूटीन सिर्फ एक का नहीं बनता, पूरे घर का बनाना पड़ेगा। यदि आप सोचो कि आपके बच्चे का भविष्य अच्छा होना तो खाली वो उठ के प्राणायाम करे, वो उठ के ध्यान करे और आप ना करो, ये नहीं चलेगा। वो उठ के सूर्य को जल दे और आप ना करो, ये नहीं चलेगा। आपको पूरी फैमिली को एक रूटीन बनाना पड़ेगा। हैबिट्स पे भी कलेक्टिवली काम करना होगा। मतलब आप बैठ करके कुछ भी करें, आप बोलते बोलते खाएं, खाते खाते बोले, और बच्चे से कहें खाते वक्त नहीं बोलते, तो ये नहीं चलेगा। सारी हैबिट्स पे कलेक्टिवली काम करना होगा। स्पिरिचुअलिटी आपको मूल में रखना होगा। ट्रस्ट और फेथ इन गॉड, ये बच्चे के अंदर डालना होगा। वो तब आएगा जब आप खुद के अंदर वो ट्रस्ट और फेथ इन गॉड दिखाएंगे, और सिर्फ दिखाएंगे नहीं, उसे महसूस करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको लानी होंगी। कीप पेशेंस एंड स्पेंड टाइम, पेरेंट्स को बहुत बहुत पेशेंस रखना होगा, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि उनकी जो उम्र है, उनको ये समझ नहीं है कि वो कहाँ अपने जीवन के अमूल्य क्षण बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए उनको डील करने में, उनको टैकल करने में, उनकी परवरिश करने में पेरेंट्स को ज्यादा पेशेंस रखनी होगी। तो कीप पेशेंस एंड स्पेंड टाइम, जैसा मैंने पहले ही कहा, क्वांटिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट अलोंग विद द क्वालिटी ऑफ टाइम। अब आउटडोर स्पोर्ट्स, जो बात आई थी कि बच्चों के अंदर बहुत अग्रेशन है, उसे कैसे दूर किया जाए, तो मैंने कहा था सॉल्यूशंस पे जब हम बात करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स से क्या मतलब है?
बच्चे को किसी ऐसे स्पोर्ट्स में जरूर डालिए जिसमें उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़े। जितना बच्चा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा वो अपने अग्रेशन को वहां निकाल पाएगा। इसका एक और फायदा है, वो जो ऐसे ग्रुप्स या गैंग में फंस गया है, क्योंकि अगर वो किसी गलत रास्ते पे है तो उस बच्चे के ग्रुप को तोड़ना होगा। ग्रुप को तोड़ना आसान नहीं है। आपने घर बना लिया है, आप वो घर नहीं छोड़ के जा सकते। ठीक है, ये चेंजेस मजबूरी में कभी करने पड़ते हैं, बट इट इन्वॉल्व्स रैडिकल चेंज। तो ऐसे में क्या करना है, आप उसे किसी ऐसी स्पोर्ट्स एकेडमी में डालिए जहां उसका नया ग्रुप बने। एक बार उसे किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आ गया, फिर वो उस टाइम पे खेलने निकलेगा ही निकलेगा। इसमें मुझे एक बात याद आती है जो मेरी अपनी लाइफ से रिलेटेड है। मैंने जैसे कहा, ये सारे सॉल्यूशंस मेरी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। मैं बहुत पहले एक टीचर भी थी, और टीनेज की ही टीचर थी, 9th-10th के बच्चों को पढ़ाती थी। उन बच्चों का जैसे कि रिलेशनशिप्स में इंगेजमेंट हो गया था एक जगह, और उस चक्कर में वो पढ़ाई में अच्छे होते हुए भी पढ़ाई से दूर होते जा रहे थे। मैंने एक एक्स्ट्रा टाइम निकाला और उन बच्चों को बैडमिंटन खेलने के लिए इनवाइट किया अपने साथ। कौन बच्चा टीचर के साथ बैडमिंटन नहीं खेलना चाहेगा? उसने तुरंत हाँ कर दी, और स्कूल के बाद हम बैडमिंटन खेलने लगे, क्योंकि मुझे पता था स्कूल के बाद वो जिस कोचिंग में जाता है वहां वो उन लड़कियों के साथ अपने रिलेशनशिप्स बनाता है। हफ्ता भर मैंने वहां बैडमिंटन खेला और उन बच्चों का वो ग्रुप टूट गया, क्योंकि उन लड़कियों ने कोई और रिलेशनशिप ढूंढ ली। अब ये बच गया। नतीजा क्या हुआ, उन स्पोर्ट्स ने उसके अंदर का वो एक्टिव लेवल भी, उसको एक वेंट मिला, साथ साथ उनका वो ग्रुप भी टूट गया। तो ऐसे अग्रेसिव बच्चों को डील करने के लिए आप स्पोर्ट्स में उन्हें जरूर डालें। दूसरी बात, जो बच्चे हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं इस एज में आके, उन्हें किसी न किसी आर्ट फॉर्म में जरूर इंगेज करिए। अगर बच्चे को किसी आर्ट फॉर्म में, चाहे ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, इस तरीके की आर्ट फॉर्म्स में अगर आप इंटरेस्ट डेवलप करा देते हैं तो उस बच्चे का डिप्रेशन आप दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है, बिकम रोल मॉडल्स। जो मैंने पहले भी कहा, हम जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं हमें खुद वैसा ही बनना होगा। गिव अप जंक फूड और मेकिंग इट डिलिशियस बाय एडिंग इनअप्रोप्रिएट इंग्रेडिएंट्स। ये जो पेरेंट्स करते हैं कि बच्चों को जंक फूड परोसते हैं और ये कहते हैं कि हम वीकेंड्स पे खाएंगे, पिज्जा बर्गर वीकेंड्स पे मिलेगा। वीकेंड्स पे मिलेगा मतलब क्या है, यू हैव मेड इट नॉट सो इजी टू अप्रोच। जो भी चीज दुर्लभ हो जाती है, अप्राप्य हो जाती है, उसके प्रति आकर्षण उतना ही बढ़ता है। तो जब हमने कहा जंक फूड केवल सैटरडे संडे मिलेगा, इसका मतलब क्या, ये कोई बड़ी अच्छी चीज है जो कभी कभी मिलती है। इसको पनिशमेंट की तरह यूज करो। नहीं पढ़ोगे, ये नहीं करोगे, रोज तुम्हें मैगी बना के खिलाऊंगी, खराब होगा तुम्हारा लीवर तब तुम्हें पता चलेगा। हम क्या कहते हैं, सैटरडे संडे मैगी खा सकते हो। हमने उसको दुर्लभ और अप्राप्य बना दिया। तो हमें जंक फूड खुद भी खाना छोड़ना होगा, और इसके साथ साथ इतना अच्छा खुद बनाना सीखिए खाना। मम्मियों से मैं कह रही हूँ, पापाओं से भी कह रही हूँ, कि बच्चे को बाहर जाने का कोई टेम्पटेशन ही ना रह जाए। अरेंज पार्टीज एट होम। आजकल के जो टीनेजर्स हैं वो पार्टीज के नाम पे बाहर जाते हैं, फिर गलत संगत में पड़ते हैं, गलत काम करते हैं। आप बच्चे को कहिए घर में पार्टी करते हैं, बर्थडे है घर में बुला लो अपने फ्रेंड्स को, हम नहीं इंटरफियर करेंगे, हम नहीं जाएंगे उस रूम में, आपके लिए खाली कर देंगे, पर अपने फ्रेंड्स को यहाँ बुलाओ, जो मर्जी वो खाना मैं बना के खिलाऊंगी। पर आप बोलो, देखिए आपको ये करना पड़ेगा, सब कुछ हो जाए और हमें कुछ भी हिलाना ना पड़े, ये नहीं संभव है। तो आप अपने बच्चों को अपनी नजर के सामने रख सकेंगे। आपको पता है आपके बच्चे के कौन फ्रेंड्स हैं जब वो आपके घर आएंगे, तो आप उनको अपने घर पे वो माहौल दें कि वो बाहर के बजाय घर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करे। ठीक है। अप्रिशिएट चाइल्ड्स वर्क एंड लुक्स। अगर किसी बच्चे के अंदर कोई भी टैलेंट है, उसने कुछ भी किया, उसे अप्रिशिएट करें। ये सब क्यों जरूरी है, बच्चा आपसे अपनी बात शेयर करना सीखेगा। उसे ये लगेगा नहीं मुझे देखिए बच्चे अपने फ्रेंड्स की बात क्यों मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है फ्रेंड्स से उन्हें अप्रिसिएशन मिलता है। यार तुम्हारी जैकेट तो बड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से ली? क्यों? क्योंकि घर में उसको कहा गया ये क्या कटी पिटी जैकेट पहन ली गई है। ठीक है ना? तो उसको वो जो अप्रिसिएशन चाहिए वो उसको बाहर ढूंढ रहा है। अगर आप घर में ही बच्चे को उसके लुक्स के लिए, अरे आज तो तुम्हारा ये हेयर स्टाइल, ये जो बच्चे बनाते हैं ना, ये क्या कहते हैं इसको, स्पाइक्स, ये तुम्हारे स्पाइक्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब बच्चे को बाहर से किसी के रिकमेंडेशन की, अप्रिसिएशन की, अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है,
क्यों? क्योंकि उसको उसकी मम्मी ने ही घर में अप्रिशिएट कर दिया, ये स्पाइक्स बड़े कूल लग रहे हैं तुम्हारे ऊपर। देखो, बच्चों जैसा हो जाओ, फिर बच्चों को अपने जैसा बना लो। तो पहले तो कहो स्पाइक्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, फिर धीरे धीरे कहो इनको थोड़ा सा बैठा लो। ये जो ज्यादा खड़े हैं ना, आज ये कुछ ज्यादा ही खड़े लग रहे हैं थॉर्न्स जैसे, थोड़ा सा बैठा लो धीरे धीरे, तो फिर आप उनको अपने अनुसार ढाल पाओगे। ठीक है? शेयर योर प्रॉब्लम्स एंड एक्सपीरियंसेस। अब अगर हम ये चाहते हैं बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस करें, तो हमें भी अपनी प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस करना चाहिए, चाहे वो हमें सॉल्यूशन दे पाए या नहीं दे पाए। क्या मतलब है इसका? हमें ये लगता है ये तो अभी बच्चे हैं, इन्हें क्या बताएं? नहीं, उन्हें बताइए कि ऐसा ऐसा होने वाला है, हमें इस तरीके की प्रॉब्लम है, चाहे वो फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो। आप अपने बच्चों से जरूर डिस्कस करिए और अपने एक्सपीरियंसेस भी डिस्कस करिए। आप जरूर बताइए कि जब मैं टीनेज में था या थी, तो मेरे सामने ऐसी बात आई थी। मैं इस पे भी एक आपको किस्सा बता सकती हूँ कि मेरा एक क्लासमेट था, उसने अपने उसके बोर्ड का एक एग्जाम मिस हो गया। क्यों मिस हो गया पता है? क्योंकि एग्जाम था मॉर्निंग में और वो आफ्टरनून की शिफ्ट में देने आया। क्यों देने आया? उसने अपने फ्रेंड पे रिलाई किया, टाइम टेबल उठा के नहीं देखा। फ्रेंड से पूछा कल एग्जाम को आप कौन सी मीटिंग में? फ्रेंड ने कह दिया दोपहर में है। दिन में है, दिन का मतलब उसने ले लिया दोपहर से, वो दिन का मतलब था मॉर्निंग में। फ्रेंड ने तो सही टाइम पे दिया, लेकिन उसका एग्जाम मिस हो गया। अब ऐसे एक्सपीरियंसेस जब हम बच्चों को बताएंगे, कि मैंने भी, जैसे मेरे पापा ने मुझे एक बार बताया था, कि मैंने अपने पापा से पूछा, अगर वो मुझे सुन रहे हो तो मुझे माफ करें, मैं शेयर कर रही हूँ ऑन स्क्रीन। पापा ने मुझे एक बार बताया था कि सब लोग सिगरेट पीते थे, तो मैंने भी सोचा पी के देखा जाए कैसा लगता है। तो मैंने एक बार जब वो सिगरेट पिया, बड़ा गंदा टेस्ट था उसका, फिर मैंने कभी नहीं पिया। अब वो तो मैं लड़की हूँ, मैंने पिया नहीं, वैसे आजकल की लड़कियां भी पीती हैं। लेकिन अगर ये मेरा कोई भाई से ये बात शेयर की गई होती, तो वो जरूर समझ जाता कि सिगरेट पीने से कोई फायदा नहीं है, उसका टेस्ट बहुत खराब है, पैसे अलग फूकते। तो अगर हम अपनी टीनेज के एक्सपीरियंसेस शेयर करें, तो बच्चों को हाथ जला के सीखना नहीं पड़ेगा कि आग गर्म होती है, आग हाथ जला देती है। पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स ये दिखाते हैं हम तो राम जी थे, हमने कभी कोई गलत काम जीवन में किया ही नहीं, तुम ही रावण बन रहे हो। वो बताएं कि बेटा हम भी रावण बनते बनते बचे थे, या कहीं कहीं रावण बने थे। तो जैसा माहौल हो, जैसी वोकैबुलरी हो, अकॉर्डिंगली आप बच्चों को अपने एक्सपीरियंसेस जरूर बताएं। फिर पेरेंट्स शुड अवॉइड सीरियल्स एंड अदर सोशल मीडिया। अब हम क्या करते हैं, मम्मियां जो है वो सारी, वो क्या करते हैं, वो थालियां गिरते हुए सीरियल्स देखती रहती हैं और ये चाहती हैं कि बच्चे कमरे के अंदर बैठ के पढ़ाई करें बोर्ड्स की। ये संभव नहीं है। आपको भी अपने उन सीरियल्स को उनसे मुक्ति पानी होगी, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे भी ठीक से पढ़ाई करें। और खुद फोन पे लगे रहें और बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि वो फोन को हाथ ना लगाए, ये नहीं संभव है। तो आपको भी इन सारी चीजों को तिलांजलि देनी होगी। एन एनवायरमेंट ऑफ डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट। अपने घर में चर्चा का एक माहौल बनाएं, चाहे वो डाइनिंग टेबल की चर्चा हो, चाहे वो मॉर्निंग इवनिंग वॉक की चर्चा हो, जो आपको सहूलियत हो आपकी रूटीन के हिसाब से, लेकिन एक एनवायरनमेंट देना बहुत जरूरी है। डिस्कशन का एनवायरनमेंट होना घर में बहुत जरूरी है। तभी फोकस ऑन मोर सिवियर प्रॉब्लम्स। जब घर में डिस्कशन होगा, तो पेरेंट्स ये बता पाएंगे बेटा कहाँ उलझे हो कि लड़की ने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो अब जिंदगी खत्म। तुम्हें पता है देश में 2.5 करोड़ बच्चे हैं जो भूखे सोते हैं रात में। तुम्हें पता है कि उनके पास ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं होता ठंड में। ये जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं आपके देश और समाज के सामने, उसके ऊपर फोकस सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन के माहौल से आप ला सकते हैं। तभी उसे लगेगा उफ वो मैं कहाँ उलझा हुआ हूँ। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनका मन बहुत नाजुक, बहुत कोमल होता है। उस कोमल मन पे जब यह आघात लगेगा, क्या 2.5 करोड़ बच्चे भूखे पेट सोते हैं, वो कभी अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज के बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन इन प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान कब आएगा? जब हमारे घर में डिस्कशन का एक माहौल होगा। तो फिर उम्मीद करती हूं कि टीन एज एक बहुत खूबसूरत एज है, जिसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका एक हवा बनाया जाए। इस प्रॉब्लम को, इस एज के से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको साथ बैठ के पेरेंट्स और बच्चे सॉल्व करेंगे, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं पाया जा सके।
ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम ले सकते हैं। जी मैम, I would like to now invite Ms. Pooja Ahuja, who is one of the master trainers from Delhi, who will now conduct the question answer round. Over to Pooja. Pooja, can we have the first question from your side? Please unmute yourself, Pooja. I think yeah. the host. Ram Ram आप सभी को, and thank you Guruji and Guruma for such an enriching and enlightening session and giving us a new perspective. So most of the queries which we have in the mind are being tackled very nicely by Guruji and Guruma. As always, they have been there as a guiding light for us. But we are taking few queries. First question is from Miss Jyotwani from Gujarat. It is for the question is for Guruba. Jyotwani ji is asking how to learn parenting. I hope there should be a course on parenting teaching also. जी, क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हाउ टू लर्न पेरेंटिंग। ये बात सही है, कोर्स होना चाहिए, बदले हुए माहौल में एक कोर्स होना चाहिए। लेकिन वैसे मैं एक बात बताऊं, एक माँ जो एक शब्द है ना, ये अपने आप में सब कुछ, मैंने कहा ना, माँ एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर, सब कुछ होती है। अगर आप अपने बच्चे से टूट के प्यार करें तो आपको पता चलेगा कि आप उसके लिए क्या क्या करना चाहते हो। जैसा गुरुजी ने सेशन की शुरुआत में कहा था कि पेरेंटिंग का मतलब हम क्या समझते हैं कि टोटी खोल दी जाए। तो अगर माएँ अपने बच्चों को पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ खिलाने पिलाने से अलग हटके अगर कुछ और सोचना शुरू करें, तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंटिंग के लिए किसी प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत है। हाँ, अगर ट्रेनिंग सेशंस, ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे हो सकता है? हर बच्चा यूनिक है। हम कहते हैं ईच चाइल्ड इज यूनिक। जब हर बच्चा यूनिक है, ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल। हमें नहीं पता कौन से सर्कमस्टांस में कौन सा व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा, तो हम उसके लिए कैसे पेरेंटिंग स्टाइल्स बना सकते हैं। मोटा मोटा तो पेरेंटिंग स्टाइल्स अभी भी हैं, लिबरल पेरेंटिंग, डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, प्यूनिटिव पेरेंटिंग, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, ये सारा है। लेकिन ये सब विदेशी कॉन्सेप्ट हैं। जो हमारे देश का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है? अपने बच्चे से खिलाने पिलाने पहनाने के अलावा टूट कर प्यार करो, और ये देखो कि ये बच्चे को पालना सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं इस बच्चे को कैसे अपने देश और समाज के लिए एक धरोहर के रूप में पाल सकूं। जिस दिन ये ओरिएंटेशन दिमाग में आ जाएगा ना कि ये सिर्फ मेरे घर का चिराग ना बने, ये देश का चिराग भी बने, उस दिन पेरेंटिंग का कोई स्टाइल, कोई ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उस तरीके से फिर चीजों को, इसे कहते हैं ना, रिजल्ट पता हो, उसके बाद पीछे आना शुरू करें कि हमें इसके लिए क्या चाहिए। अच्छा, अगर बच्चा देश के लिए एक धरोहर बने तो उसके लिए क्या चाहिए? बच्चे की पर्सनालिटी अच्छी हो। पर्सनालिटी में क्या क्या आता है? अगर हम बात करें फिजिकल अपीयरेंस की, तो चलो एक्सरसाइज बच्चे को करना चाहिए। अगर हम बात करें उसमें मेंटल एप्टीट्यूड की, तो बच्चे को प्राणायाम करना चाहिए, बच्चे को अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, बच्चे को अच्छी कंपनी में रखना चाहिए। अगर हम बात करें कि वह बच्चा अच्छे मानसिक स्तर का हो, तो उसके लिए अच्छा खान पान होना चाहिए। यानी कि आउटकम हमें क्या चाहिए, वहां पहुंच के अगर हम पीछे की तरफ आएंगे तो हमें सारे स्टेप्स खुद ब खुद दिखने लगेंगे। लेकिन हम वो सोचते नहीं, हम ये सोचते हैं मेरा बच्चा सिर्फ खा ले, पी ले, पहन ले, ब्रांडेड कपड़े पहन ले, ब्रांडेड शूज पहन ले, जिससे मेरी नाक सोसाइटी में ऊंची रहे। वहां अगर हम पेरेंटिंग की बात करेंगे तो हम बच्चे पाल रहे हैं, उन्हें परवरिश नहीं दे रहे हैं। दोनों में ये एक अंतर है। Thank you, Ma. The next question is also for you. The question is from Shalu Purohit.
I'm a senior secondary school teacher, and in PTM, when parents start scolding their ward in front of me for not scoring good marks, and so I feel guilty. How to deal with such parents who does not respect their children? हाँ, ये ऐसा होता है because I had been a teacher myself, so I have seen it many a times that parents start scolding their own children in front of their children for not getting good marks. Now here, the orientation of parents is very important, which can be arranged with the help of the management. And every school has an orientation lecture in the beginning, I suppose, where it should be imbibed by the parents that it is not all that has to do with marks. Marks is just a number of it's a matter of luck, it's a matter of fortune. So this time the responsibility lies on the management, that if they don't want their teachers or the parents of the child to face this awful situation, then they should arrange an orientation program for such type that the parents should understand that the child may be excelling in some other sphere, in some other activity which might not be directly related to studies. So yes, of course, till that orientation program is being held, the teacher can pinpoint right in front of the child to the parent that you should not focus upon studies. What will happen in that way? The child will start respecting the teacher a lot. Why? Because the teacher has saved the child from the scoldings of the parent. So the child is now going to listen to the teacher more. And now when the child listens to the teacher more, gradually the teacher can tell that child that what is important at that particular point of time. So the teacher has an edge now over the parents. Thank you, Ma. Next question is from a teenager from Facebook. पेरेंट्स ऑफन अपने डिसीजन खुद बैकआउट कर लेते हैं. पहले वो हमें कुछ करने के लिए बोलते हैं एंड देन आफ्टर सम टाइम दे बैकआउट, जिसकी वजह से हमें सफर करना पड़ता है. हाँ, ये बात तो सही है. मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम पेरेंट्स जो हैं पहले तो कहते हैं जो मन चाहे वो करो, और फिर साथ में लंबी लिस्ट दे देते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना. ये बात तो बिल्कुल सही है. फ्रीडम देते हैं हम, लेकिन विद इन लिमिट्स, और वो लिमिट्स भी अपने हिसाब से सेट करते हैं. ये गलत है. पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए. हाँ, पेरेंट्स को प्रॉज एंड कॉन्स जरूर समझाने चाहिए कि एक डिसीजन लेने के ये फायदे हैं, ये नफा है, ये नुकसान है. तुम जो भी डिसीजन लोगे या लोगी, मैं तुम्हारे साथ हूं उस डिसीजन में, लेकिन बच्चे ये इसकी खामियां हैं. ये अगर हम बच्चे को पहले से बताएंगे तो बच्चा वो डिसीजन फिर सही से ले पाएगा. हमको बच्चे को रीजन देना चाहिए. हम बच्चे को रीजन नहीं देते. हमें ये लगता है हम पेरेंट्स हैं, हमें सिर्फ जजमेंट देने का अधिकार है, और हम उस अधिकार का भरकर दुरुपयोग करते हैं. तो वी मस्ट ऑलवेज गिव डिसीजंस, बट the reasons should also go along.